हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में जबरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। तो आज का टर्न मेडाइवल हिस्ट्री का था, तो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में अपन अभी पढ़ रहे थे क्या, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, या खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। और आप लोग, आई होप आप लोग ने रिवीजन भी किया होगा। खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे जिसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। और पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, तो 1206 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी से लेके 1 मिनट, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मुझे एक फ्रेंड ने कल क्वेश्चन पूछा था खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड, जो मैं आज क्लियर कर दूं अपने वीडियो में। कि उसने बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का कोई संपर्क, मतलब इसका कोई लेना देना है क्या कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि उसे कोई बताया था कि जो आखिरी पत्थर था कुतुब मीनार का वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखवाया था। तो मैं क्लियर कर दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी संबंध नहीं है कुतुब मीनार का, दूर कहीं से भी लेना देना नहीं है उसका। आख मतलब ना ही वो आखिरी पत्थर रखवाया था कुतुब मीनार का, मतलब आखिरी कंस्ट्रक्शन करवाया था। और तो और अगर आपको ये किसी ने बताया है तो बिल्कुल आपको गुमराह कर दिया है, पागल कर दिया है। सबसे पहला बात, कुतुब मीनार से रिलेटेड 4 ही रूलर हैं बच्चों, मैं आज क्लियर कर दूं, आप लोग भी नोट कर लेना। कुतुब मीनार से रिलेटेड 4 ही रूलर हैं। पहला जो है वो मैं बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का पहला मंजिल बनाया था। मतलब कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ यही है, स्टार्ट करवाया था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अब पहला मंजिल बनाया था कुतुब मीनार का। दूसरा जो है रूलर जो कुतुब मीनार से रिलेटेड है, वो भी मैं बताया था आपको, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश नाम का, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। किसको? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को। तीसरा रूलर इससे रिलेटेड कौन है, तो ध्यान रखना कि 1369, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि 1369 में बिजली गिरने से क्या हुआ था कि ऊपरी जो मंजिल था कुतुब मीनार का वो मतलब ये टूट गया था। तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, तो नाम में ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक। क्या? फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीसरा रिलेटेड है, तुगलक। ठीक है, तुगलक। ये तीसरा रूलर रिलेटेड है। चौथा जो रूलर रिलेटेड है कुतुब मीनार से, वो कौन था, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का मतलब मरम्मत करवाया था। तो चौथा रूलर कौन रिलेटेड है कुतुब मीनार से, तो ये, सॉरी रुक जाओ, सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है बच्चों। तो ये अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का मतलब मरम्मत करवाया था। तो यही 4 रूलर बस कुतुब मीनार से रिलेटेड हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है कि उसने आखिरी पत्थर रखवाया था कुतुब मीनार का। बिल्कुल बकवास बातें हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये बातें। आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ रहा था बच्चों, अमीर खुसरो के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ रहा था कि अमूर अमीर जो खुसरो थे, अमीर खुसरो बच्चों, अमीर खुसरो जो थे, अमीर कौन? खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो मैं आपको बताया था पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। कौन से जिले में? यूपी में हुआ था। यूपी के इटाहा जिला में हुआ था, जो कि एट प्रेजेंट इटाहा जिला को क्या बोलते हैं, ये कासगंज बोलते हैं। क्या? कासगंज, कासगंज बोलते हैं, कासगंज। ओके। तो एट प्रेजेंट इटाहा जिला को, जो उस टाइम इटाहा जिला बोला जाता था यूपी में, एट प्रेजेंट इसको कासगंज जिला बोलते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली गांव, पटियाली ग्राम में हुआ था, इटाहा जिले में, यूपी में हुआ था बच्चों। अमीर खुसरो कौन था, तो अमीर खुसरो जो था फेमस पोएट था। किसके? इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का ये कवि था। कौन? अमीर खुसरो। और ये भी बताया था बच्चों आप लोग को, आई होप आप लोग को याद होगा कि इसका जो डेथ हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेथ हुआ था दिल्ली में। और इसको पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पैरोट ऑफ इंडिया का मतलब तोताए हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो इसका कैरियर था पोएट से रिलेटेड, वो बलबन के टाइम से ही, गयासुद्दीन बलबन के टाइम से ही ये अपना पोएट्री स्टार्ट कर दिया था। समझ में आ रहा है? तो ये तो मैं आपको बता दिया था, ये सब बातें पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। ठीक है,
तो आपसे पूछेंगे क्या, अमीर खुसरो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो वो कौन, आंसर क्या दोगे आप, अमीर खुसरो ही था। कौन, अमीर खुसरो। तो एक पॉइंट लिखा रहा हूं अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरोबाज कंटेम्पोररी कंटेम्पोररी टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेम्पोररी टू मैक्सिमम नंबर ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो आप समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अमीर खुसरो ही दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहा था। समकालीन का मतलब, कंटेम्पोररी का हिंदी होता है समकालीन, समकालीन मतलब सुल्तानों के साथ रहा था। मैंने आपको ये बताया ना अभी कि अमीर खुसरो का पोएट अपना कैरियर जो है वो गयासुद्दीन बलबन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी कवि रहा था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो हुवाज कौन, अमीर खुसरो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा आपसे क्या, इसके अलावा और क्या है अमीर खुसरो से रिलेटेड पॉइंट, वो भी ध्यान रखना बच्चों, मैं लिखवा देता हूं। ही वॉज इन्वेंटर ऑफ ही वॉज इन्वेंटर ऑफ सितार एंड तबला। यही तबला और सितार का इन्वेंट किया था दिल्ली सल्तनत के टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। और अमीर खुसरो ने एक और काम किया था, सॉरी, अमीर खुसरो ने एक और काम क्या किया था बच्चों, तो अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। किसका, खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास मतलब जो श्रेय जाता है बनाने का, खड़ी बोली का मतलब विकास करने का, वो अमीर खुसरो को ही जाता है। ठीक है बच्चों, और अमीर खुसरो से रिलेटेड क्या पॉइंट है वो भी मैं लिखवा देता हूं। तो अमीर खुसरो ने ही बनाई थी क्या, कवाली कवाली फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक, कवाली फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक। तो इसने, अमीर खुसरो ने ही बनाई थी कवाली फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक। मतलब इनको म्यूजिक से ज्यादा मतलब लगाव था बच्चों। ठीक है, और क्या है अमीर खुसरो से रिलेटेड एक और पॉइंट है, अमीर खुसरो ने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी बच्चों, जिसका नाम था खमसा खमसाए खुसरो नाम का एक पुस्तक लिखा था। सॉरी यार, 1 मिनट। खमसाए खुसरो नाम का एक पुस्तक लिखा था, प्रसिद्ध पुस्तक किसने, अमीर खुसरो ने। कि हिंदी में मैं लिख देता हूं, खमसाए खुसरो नाम का। ठीक है बच्चों, तो खमसाए खुसरो नाम का एक पुस्तक लिखा था किसने, अमीर खुसरो ने ही, एक प्रसिद्ध पुस्तक खमसाए खुसरो नाम का। और इसने, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का कवाली फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक भी बनाई थी, और इसने सितार और तबला का भी इन्वेंट किया था। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ भी बोला था। मतलब कश्मीर को इसने क्या बोला था अमीर खुसरो ने, तो कश्मीर को इसने बोला था पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब समझते हो ना बच्चों, स्वर्ग। पैराडाइज ऑफ अर्थ मतलब कश्मीर को इसने धरती का स्वर्ग बताया था बच्चों। क्यों बताया था बच्चों, तो ध्यान देना, क्योंकि अमीर खुसरो एक बार कश्मीर गए थे बच्चों, तो कश्मीर की खूबसूरती देखकर बोले कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है बच्चों तो वो कश्मीर में ही है। और एट प्रेजेंट अभी भी बोला जाता है कि धरती का जो स्वर्ग है वो असली देखना है तो कश्मीर जाकर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अमीर खुसरो के एक गुरु भी हुआ करते थे बच्चों, जिनका आप लोग नाम ध्यान रखना। अमीर खुसरो के एक गुरु हुआ करते थे, खुसरो के एक गुरु हुआ करते थे। ठीक है, वो खुसरो के गुरु कौन हुआ करते थे, तो इनका नाम याद रखना, हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के एक गुरु हुआ करते थे, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे बच्चों। कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के गुरु थे अमीर खुसरो के, जो कि दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे बच्चों। सूफी संत मतलब समझते हो ना, वो चर्च वगैरह में जो वो होता है, मतलब जो गाते रहते हैं, तो वहां के दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे। तो समझ में आया, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अमीर खुसरो से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। और मैं बता दूं बच्चों कि अमीर खुसरो जो थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो जो उनके गुरु थे, उनके डाई हर्ट फॉलोअर हुआ करते थे। कौन, अमीर खुसरो। इसलिए अमीर खुसरो, मतलब अमीर खुसरो का जो अंतिम इच्छा भी यही था बच्चों कि मेरे मरने के बाद मतलब मुझे अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की
कब्र के बिल्कुल बराबर में दफना दिया जाए, ये आखिरी इच्छा थी किसका? अमीर खुसरो का। और इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों कि दिल्ली में जहां दरगाह है हजरत निजामुद्दीन, बिल्कुल हजरत निजामुद्दीन औलिया के बिल्कुल कब्र के बराबर ही बना हुआ है किसका? अमीर खुसरो का टॉम। किसका टॉम बना हुआ है? तो अमीर खुसरो का भी जो टॉम बना हुआ है बच्चों, मतलब कब्र बना हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के बिल्कुल कब्र के बराबर ही अमीर खुसरो का भी कब्र बना हुआ है, टॉम बना हुआ है, जो कि अमीर खुसरो का अंतिम इच्छा भी हुआ करता था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन हुआ करते थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। और इनका अमीर खुसरो का ये आखिरी इच्छा था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो कब्र है, मेरा जो टॉम है, वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के बिल्कुल बराबर ही कब्र मेरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो से रिलेटेड। तो क्या क्या है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो अब ध्यान रखना बच्चों कि इन 1313 ईस्वी में बच्चों अलाउद्दीन जो खिलजी था, क्योंकि अभी हम अलाउद्दीन खिलजी का ही तो टाइम पीरियड पढ़ रहे थे ना, समझ में आ रहा है? अभी अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड खत्म नहीं ना हुआ है। कहां से कहां तक टाइम पीरियड है मैं आपको बताया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक था बच्चों, याद है कुछ? जैसे खिलजी डायनेस्टी का टोटल टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1320 तक। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या था, मैं आपको ये बता दिया था। आई होप आप लोगों ने याद किया भी होगा कि 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में राज किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसी का भी हम पढ़ रहे हैं पूरा इतिहास। ठीक है बच्चों, तो 1313 ईस्वी में बच्चों अलाउद्दीन खिलजी वेंट टू, कहा जाता है? वेंट टू हिज चित्तौर मिशन। चित्तौर मिशन पे ये निकल जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो चित्तौर मिशन पे अलाउद्दीन खिलजी निकल जाता है 1303 ईस्वी में बच्चों। उस समय चित्तौर के जो महाराज हुआ करते थे बच्चों, जिनका नाम क्या था? जिस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौर मिशन पे गया, उस समय चित्तौर के महाराज हुआ करते थे कौन? महारावल। महारावल रतन सिंह। कौन? महारावल रतन सिंह नाम के महाराज हुआ करते थे, कहां के? चित्तौड़ के। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ मिशन पे गया था, उस टाइम महाराज वहां के हुआ करते थे महारावल रतन सिंह नाम के। और बच्चों ध्यान रखना बच्चों कि इसके चित्तौड़ अभियान के बारे में जानकारी कहां से हमें मिलती है? तो एक नोवेल के थ्रू मिलती है, एक उपन्यास के थ्रू मिलती है, जिसका नाम है, उस नोवेल का नाम है पद्मावत। क्या बच्चों, क्या नाम है? पद्मावत। तो इसी नोवेल से हमें जानकारी मिलती है इसके सारे चित्तौर मिशन के बारे में बच्चों, इस उपन्यास से बच्चों। किस उपन्यास से? तो पद्मावत नोवेल के थ्रू हमें ये सारी जानकारी मिलती है उसके चित्तौर मिशन से रिलेटेड। और ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो पद्मावत नोवेल है बच्चों, ये पद्मावत जो नोवेल है उसको लिखा कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावत नोवेल का राइटर कौन है? तो नाम ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी नाम का व्यक्ति पद्मावत नोवेल को लिखा था। और इस नोवेल से हमें क्या जानकारी मिलता है? पद्मावत नोवेल से सारा चित्तौर मिशन के बारे में जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों कि 1540 ईस्वी में बच्चों पद्मावत जो नोवेल है उसकी रचना हुई थी। कब हुई थी, मतलब कब लिखा गया था यह पद्मावत नोवेल? तो ध्यान रखना ईयर भी। तो 1540 ईस्वी में किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी नाम का एक राइटर ने लिखा था पद्मावत नोवेल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके शासन काल में ये लिखा गया था, मतलब उस टाइम कौन रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत में? तो नाम ध्यान रखना, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के टाइम ही मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में पद्मावत नोवेल को लिखा था। और इस नोवेल से हमें चित्तौर मिशन का, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौर मिशन का जानकारी मिलता है बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी था वो शेर शाह सूरी का ही कंटेम्पररी हुआ करता था। कंटेम्पररी का मतलब समझते हो ना, समकालीन हुआ करता था। समकालीन का मतलब उसके साथ रहता था। किसके साथ? शेर शाह सूरी के साथ ही रहता था कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और इसी ने पद्मावत नोवेल को भी लिखा था 1540 ईस्वी में। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना कि पद्मावत नोवेल से ही जानकारी मिलती है हमें किसके बारे में? चित्तौर मिशन के बारे में। और इसमें लिखा हुआ है बच्चों की चित्तौर का जो महाराज हुआ करते थे बच्चों, कौन? महारावल रतन सिंह, जिसकी महारानी हुआ करती थी कौन? पद्मावती। कौन? पद्मावती। तो महाराज चित्तौर के महाराज महारावल रतन सिंह के महारानी हुआ करती थी कौन? पद्मावती हुआ करती थी। और हम सब जानते हैं बच्चों की महारानी पद्मावती
सिंघल की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? सिंघल की। सिंघल की ये राजधानी थी। कौन? सिंघल की, सॉरी, राजधानी नहीं, रानी थी। कौन? पद्मावती। तो पद्मावती कौन थी? पद्मावती महारावल रतन सिंह की पत्नी थी, पद्मावती, जो कि सिंघल की रानी थी। और जो वर्तमान में जो सिंघल है वो कहाँ है? तो ध्यान रखना, वर्तमान में सिंघल किसको बोला जाता है? श्रीलंका को बोला जाता है। जो उस टाइम सिंघल बोला जाता था, वर्तमान में ये सिंघल एट प्रेजेंट किसको बोला जाता है? तो श्रीलंका को उस टाइम सिंघल बोला जाता था। और सिंघल की ही रानी हुआ करती थी पद्मावती, जो कि वाइफ थी किनकी? महारावल रतन सिंह के। ठीक है बच्चों। और सिंघल से ही विवाह करके लेके आए थे कौन? महारावल रतन सिंह। महारावल रतन सिंह सिंघल से ही पद्मावती को अपने साथ विवाह करके लेके आए थे बच्चों। ये सब सारी जानकारी कहाँ लिखी हुई है? पद्मावत नोबल में, और एक मूवी भी बना हुआ है बच्चों। ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों, और ध्यान रखना कि लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ में एक राज पुरोहित हुआ करता था बच्चों, जिसका नाम क्या था? राघव चेतन नाम था। क्या नाम था यार? आज पेन सही से नहीं चल रहा। क्या नाम था? रावल, सॉरी, चित्तौड़ में एक ये हुआ करता था। चित्तौड़ में ही एक मतलब राज पुरोहित हुआ करता था, जिसका नाम था राघव चेतन नाम का। तो चित्तौड़गढ़ में, मतलब ये चित्तौड़गढ़ में ही एक राज पुरोहित हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? राघव चेतन नाम था बच्चों। और एक बार क्या हुआ था बच्चों कि अपमानित करके, किसने अपमानित कर दिया था? कौन? रावल रतन सिंह, जो कि महाराज थे चित्तौड़ के, किसको अपमानित कर दिए थे? राघव चेतन को। और चित्तौड़गढ़ से बाहर निकाल दिया था। किनको? किसको बाहर निकाल दिया था? राघव चेतन को। किसने बाहर निकाल दिया था? तो महाराज ने। कौन उस टाइम महाराज थे? ये महारावल रतन सिंह। तो महारावल रतन सिंह राघव चेतन कौन था? चित्तौड़गढ़ का ही ये था, क्या उसको बोलते हैं, ये राजपुरोहित था बच्चों। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? जब बाहर निकाल दिए इसको चित्तौड़गढ़ से, राघव चेतन को, तो ये कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। तो कहाँ चला गया? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर बच्चों अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात की बच्चों। और अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मावती की सुंदरता का व्याख्यान किया और सौंदर्य का भी व्याख्यान किया। किसके पास जाकर? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर महारानी पद्मावती का सौंदर्य के बारे में व्याख्यान किया। किसने? यही राघव चेतन को। जब इसे अपमानित करके महारावल रतन सिंह बाहर निकाल दिए थे चित्तौड़गढ़ से, तो ये दिल्ली चला गया और दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मावती की सुंदरता की मतलब व्याख्या किया। ठीक है बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना बच्चों, केवल अलाउद्दीन खिलजी केवल महारानी पद्मावती को देखने के लिए ही अपनी पूरी सेना उठाकर चला गया था चित्तौड़ अभियान पे। जो अभी मैं पढ़ा रहा था ना आपको कि 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वेंट टू चित्तौड़ मिशन। ये मिशन किस लिए था? तो केवल और केवल महारानी पद्मावती को देखने के लिए ही पूरी की पूरी सेना को लेकर वो ये चित्तौड़ मिशन पे निकल गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? और ध्यान रखना बच्चों कि 6 महीने तक उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले को घेर कर रखा था बच्चों, घेराबंदी कर दिया था। और 6 महीने तक ये अभियान चला था बच्चों। किसका? चित्तौड़ मिशन का अभियान 6 महीने तक चला था बच्चों। लेकिन हम सब जानते हैं कि वह महारानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया था बच्चों। ये सारी जानकारी कहाँ मिलती है? तो पद्मावत नोबल के थ्रू मिलती है, और मूवी भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें भी सारा चीज दिखाया हुआ है बच्चों। और क्योंकि महारानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया, कौन हासिल नहीं कर पाया? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों नहीं हासिल कर पाया था बच्चों? क्योंकि महारानी पद्मावती ने ये सारी की सारी महिलाएं के साथ जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जौहर। बच्चों ये जौहर क्या होता है? तो महारानी पद्मावती जो है वो सारी के सारी महिलाएं के साथ जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब होता है बच्चों कि सारी की सारी महिलाएं एक साथ आग में कूद कर मतलब जान दे दिया करती थी बच्चों, जिसको जौहर बोलते थे। मतलब आत्मदाह कर लेना बच्चों, वही जौहर कहलाता है। तो महारानी पद्मावती जब अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक चित्तौड़ को घेरे रखा, तो उसी दौरान क्या की महारानी पद्मावती? सभी महिलाओं के साथ जौहर कर ली, मतलब आग में कूद करके जान दे दिया अपने आप को। ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों ध्यान रखना कि 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन जो खिलजी है वो अगला मतलब मिशन पे निकलता है। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज साउथ इंडियन मिशन। कहाँ निकलता है? तो दक्षिण भारत के मिशन पे निकल जाता है बच्चों 1306 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। तो 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्ट्रैटेजी साउथ इंडियन मिशन, मतलब दक्षिण के मिशन पे निकल जाता है। क्यों शुरू किया बच्चों?
मतलब दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए साउथ का मिशन क्यों शुरू किया? क्योंकि अपना दिल्ली सल्तनत को वो विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था बच्चों, दक्षिण भारत की तरफ भी बच्चों। तो इसी कारण से 1306 ईस्वी में इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडियन मिशन पे निकल गया बच्चों। और आपसे पूछा जाएगा ये सवाल बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साउथ इंडियन मिशन पर किसे भेजा था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साउथ इंडियन मिशन पे, जो कि 1306 ईस्वी में शुरू किया था, वहां उस मिशन पे किसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था? तो आंसर है मलिक काफूर। जो हम कल बताए थे बच्चों कि मलिक काफूर ये कौन था, समझ में आ रहा है ना मलिक काफूर कौन था? तो आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ही था। कल मैं मतलब पिछले वीडियो में बताया था। तो मलिक काफूर को ही साउथ इंडियन मिशन पे भेजा था। कब? 1306 ईस्वी में। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साउथ इंडियन मिशन पे किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को, जो कि उसी का सेनापति था बच्चों। और इसलिए बच्चों साउथ इंडियन मतलब मिशन पर इसे भेजा। और मलिक ने अपनी सेना लेकर बढ़ा कहां? दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ बच्चों। कौन बढ़ा? मलिक काफूर अपनी सेना को लेकर। और ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा मैप भी बना दूं, जब दिल्ली से बच्चों, जब दिल्ली से जब दिल्ली से साम्राज्य का विस्तार करते हुए बच्चों पहुंच गया कहां? तेलंगाना, दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में कहां तक पहुंच गया? तेलंगाना तक। जब मलिक काफूर दिल्ली से साम्राज्य को विस्तार करते हुए अपना जब तेलंगाना पहुंच गया बच्चों, उस समय तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखना, बैरंगल। तो बैरंगल हुआ करती थी बच्चों। तो दिल्ली से जब अपना साम्राज्य का विस्तार करते हुए तेलंगाना पहुंच गया कौन? मलिक काफूर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये बैरंगल में ही एक डायनेस्टी चला करती थी उस टाइम। बैरंगल में ही उस डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, बैरंगल में ही एक डायनेस्टी चला करती थी, जिस डायनेस्टी को हम बोलते हैं, उस टाइम डायनेस्टी चला करती थी ककाटिया डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? ककाटिया डायनेस्टी। और ककाटिया डायनेस्टी में एक रूलर रूल किया करता था। वो रूलर कौन था बच्चों? तो प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव नाम का एक रूलर ककाटिया डायनेस्टी, जो कि बैरंगल में एक डायनेस्टी चला करती थी, वहां का रूलर था कौन? प्रताप रुद्रदेव, जहां वो रूल किया करता था। ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों कि 1308 ईस्वी में बच्चों मलिक काफूर अटैक कर देता है कहां? बैरंगल पे ही। तो 1308 ईस्वी में मलिक काफूर अटैक्ड ऑन बैरंगल। बैरंगल पे ही अटैक कर देता है मलिक काफूर। ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों कि इस अटैक में क्या करता है मलिक काफूर की प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा, जिसको आप बोल सकते हो, ये बोलते थे कोहनूर डायमंड। कोहनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड को प्राप्त कर लिया। किससे? किसके द्वारा? किससे? प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा, जिसको हम बोलते हैं क्या? कोहिनूर डायमंड, जो कि ये मलिक काफूर अटैक करके बैरंगल पे प्रताप रुद्रदेव से ये कोहिनूर डायमंड प्राप्त कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों। और इसी से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, यहाँ से दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना ये दोनों सवाल, पहला क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कोहनीर हीरा का दक्षिण भारत से मतलब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया कौन लेकर आया था बच्चों? तो आंसर क्या होगा? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो ही था, मलिक काफूर ही पहले बैरंगल पे अटैक किया और प्रताप रुद्रदेव से कोहनूर हीरा लेकर नॉर्थ इंडिया से कहा, सॉरी, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आ गया बच्चों। मतलब साउथ इंडिया मिशन पे निकला था ना, और नॉर्थ इंडिया दिल्ली सल्तनत में लेकर आ गया था बच्चों। कौन? मलिक काफूर। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत हीरा कौन लेकर आया था बच्चों? कोहनूर ही डायमंड। तो मलिक काफूर आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन यही बनता है, घुमाकर ये पूछ देता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस सुल्तान को प्राप्त हुआ था बच्चों? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का ही ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो साउथ मिशन पे भेजा था मलिक काफूर को। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस सुल्तान को प्राप्त हुआ था? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना कि ये वही हीरा था कोहिनूर डायमंड, जो कि कहां से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा माइन से प्राप्त हुआ था। मतलब गोलकुंडा की खजानों से प्राप्त हुआ था बच्चों। ये गोलकुंडा जो एट प्रेजेंट हैदराबाद, जिसे आप बोलते हो बच्चों,
हैदराबाद जिसे आप बोलते हो उसको पहले क्या बोला जाता था? गोलकुंडा। हैदराबाद को पहले गोलकुंडा बोला जाता था और गोलकुंडा के ही माइन से, खजाना से ये कोहनूर हीरा ये क्या किया गया था? निकाला गया था बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया कि गोलकुंडा जो एट प्रेजेंट हैदराबाद है उसको पहले गोलकुंडा बोला जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक बातें? और ध्यान रखना बच्चों, इसके बाद क्या होता है कि अपनी सेना लेकर मलिक कफूर और आगे बढ़ा बच्चों, मतलब साउथ इंडिया मिशन पे गया था। तो जब ये सोना वगैरह लूट लिया कोहनूर हीरा महाराजा प्रताप रुद्रदेव से, तो फिर और आगे बढ़ा अपनी सेना को लेकर और बिल्कुल दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया के आखिरी छोर तक पहुंच गया बच्चों। और जब उसे आगे सिर्फ समुद्र नजर आया बच्चों, जब ये साउथ इंडिया के एकदम आखिरी छोर तक पहुंच गया अपनी सेना को लेकर, तो आगे सिर्फ समुद्र नजर आ रहा था उससे। तो उसे लगा कि दुनिया यहीं तक है बच्चों और दुनिया खत्म हो चुकी है बच्चों। और वो समझ गया कि हम पूरी की पूरी दुनिया को जीत लिए हैं बच्चों। और इसी कारण से बच्चों उसने बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी दुनिया को जीत लिया। मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर विश्व विजेता घोषित कर दिया बच्चों, क्योंकि जब वो साउथ इंडिया के आखिरी छोर पे पहुंचा सेना लेके मलिक कफूर, तो उसे सिर्फ और सिर्फ समुद्र नजर आ रहा था। उसको लगा कि दुनिया यहीं तक है, दुनिया खत्म हो चुकी है, और इसलिए वो घोषित कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखेंगे बच्चों कि आफ्टर एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर टू साउथ इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी टुक द टाइटल। मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को साउथ इंडिया तक एक्सपेंड किया बच्चों, तो उसने अपने लिए एक टाइटल लिया, टुक द टाइटल। किस चीज का टाइटल लिया है? मैं पिछले लेक्चर में ही बताया था। ये टाइटल लेता है सिकंदर ई सानी का, जिसको हम पिछले लेक्चर में बताए थे किस चीज का टाइटल, और बोल सकते हो अलेक्जेंडर द्वितीय का टाइटल लिया था, अलेक्जेंडर द्वितीय का। ठीक है बच्चों, तो अलेक्जेंडर द्वितीय का टाइटल लिया था, मतलब सिकंदर द्वितीय का टाइटल लिया था किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया में अपना साम्राज्य को विस्तार कर दिया, तो वो टाइटल लेता है किस चीज का? सिकंदर ई साइनी, या आप बोल सकते हो अलेक्जेंडर द्वितीय का। मतलब सिकंदर द्वितीय का टाइटल वो लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब इसने खुद को दूसरा सिकंदर घोषित मतलब टाइटल लिया अलेक्जेंडर द्वितीय का, तो हम सब जानते हैं बच्चों कि ये मलिक कफूर भी बच्चों, मलिक कफूर भी इन्हें एक टाइटल देता है। किस चीज का टाइटल देता है? मलिक कफूर भी एक टाइटल देता है किस चीज का? सुल्तान ई जहान का। सुल्तान ई जहान का। सुल्तान ई जहान का मतलब बोल सकते हो आप सुल्तान ऑफ वर्ल्ड। सुल्तान ऑफ वर्ल्ड का टाइटल कौन देता है इसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो मलिक कफूर भी देता है एक टाइटल किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किस चीज का टाइटल देता है? सुल्तान ई जहान, मतलब सुल्तान ऑफ वर्ल्ड, मतलब विश्व का सुल्तान। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जब मलिक कफूर ये सेना लेके गया था, तो उसे लगा कि सारी दुनिया जीत लिए हैं, इसलिए वो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया। और वो एक टाइटल भी देता है किस चीज का? सुल्तान ई जहान का, मतलब सुल्तान ऑफ वर्ल्ड का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और इसके बाद बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी अप्लाइड अलाउद्दीन खिलजी अप्लाइड जजिया एंड जकात टैक्स ऑन सिटीजन, जकात टैक्स ऑन सिटीजन्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया टैक्स और जकात टैक्स लगाते हैं अपने सिटीजन्स पे। बच्चों मैं ये बता चुका था कि जजिया टैक्स किसको कहते हैं जब मेडाइवल हिस्ट्री शुरू कर रहा था। तो जजिया टैक्स किसको कहते हैं? जो कि नॉन मुसलमान पेड करते थे टैक्स, नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। और जकात टैक्स किसको बोलते थे? जकात टैक्स बोलते थे जो कि मुस्लिम पेड किया करते थे। ठीक है बच्चों, और इसने और भी टैक्स अप्लाई किए थे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टैक्स आप लोग नाम ध्यान रखना, और ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घरई टैक्स। क्या? घरई टैक्स। और एक और नाम नाम ध्यान रखना, चरई टैक्स। चरई टैक्स, ये घरई टैक्स किस बेसिस मतलब इसको कौन सा टैक्स बोला जाता था? हाउस टैक्स बोला जाता था घरई टैक्स को। और चरई टैक्स को बोला जाता था एनिमल्स फीडिंग टैक्स। एनिमल्स फीडिंग टैक्स। ठीक है बच्चों, मतलब मवेशी टैक्स। एनिमल्स फीडिंग टैक्स का मतलब हिंदी में बोलो तो मवेशी टैक्स। और घर का टैक्स को क्या बोलते थे? ये घरई टैक्स। और एक चरई टैक्स, दोनों लगाया था किसने?
अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछ चुका था बच्चों कि दिल्ली सल्तनत में घरई और चरई टैक्स लगाने वाला सुल्तान का नाम क्या था, तो क्या नाम दोगे आप? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और बच्चों इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में क्या क्या काम किया अलाउद्दीन खिलजी, ये भी देख लेते हैं। तो दिल्ली में कई मॉन्यूमेंट्स का भी निर्माण किया बच्चों, कई स्मारक का भी निर्माण करवाया था, जो में पहला स्मारक मॉन्यूमेंट्स में आता है अलई मीनार। अलई मीनार क्या है बच्चों? तो अलई मीनार जो है वो कुतुब मीनार के ही बराबर बच्चों, कुतुब मीनार के ही बराबर एक और मीनार है जो कि कहलाती थी अलई मीनार, जिसको कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा इसने क्या मॉन्यूमेंट्स बनवाया था? तो ध्यान रखना, अलई दरवाजा बनवाया था। अलई दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो अलई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार के परिसर में बनाया था बच्चों, कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया था अलई दरवाजा बच्चों। और क्या बनवाया था? तो सिरी फोर्ट बनवाया था। सिरी फोर्ट का मतलब एक किला बनवाया था बच्चों। किस लिए किला बनवाया था? मंगोलों से सुरक्षित रहने के लिए बच्चों, क्योंकि मंगोल आक्रमण करते थे, तो सिरी फोर्ट बनाया था, एक किला बनवाया था दिल्ली के अंदर। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखेंगे बच्चों कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी को भी शिफ्ट कर लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजधानी को ये शिफ्ट कर लिया था कहाँ? सिरी, दिल्ली के एक सिरी नामक स्थान को बनाया था अपना कैपिटल। क्यों? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने अपना कैपिटल कहाँ बना लिया था? दिल्ली के सिरी नामक स्थान को बना लिया था बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और चौथा इसने मॉन्यूमेंट्स क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो चोर मीनार भी इसी ने कंस्ट्रक्ट ये मॉन्यूमेंट्स मतलब ये बनवाया था बच्चों, जो कि कहाँ है बच्चों? तो दिल्ली में ही एक हौज खास नाम का एक जगह है, हौज खास दिल्ली में ही बनवाया था। कहाँ? हौज खास नामक स्थान पे चोर मीनार बनवाया था। कहाँ? हौज खास। ठीक है, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स इसने बनवाया था बच्चों, जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों। चोर मीनार, सिरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार। ठीक है, और इसने अपना कैपिटल मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए किसको बनाया था? तो दिल्ली में एक सिरी नामक जगह है, उसको बनाया था बच्चों। ठीक है, और क्या काम किया था ये भी देख लेते हैं बच्चों। ही ऑल्सो स्टार्टेड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे हैं, अपने शासनकाल में और क्या क्या किया था। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड हुलिया दगा सिस्टम। हुलिया दगा सिस्टम क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, हुलिया दगा प्रथा होता था बच्चों, मतलब कि सारे के सारे सैनिकों के स्केच हुलिया मतलब बनवा देता था बच्चों। और अलग अलग प्रांतों के जो घोड़े होते थे बच्चों, उस पर अलग अलग दाग लगाना, उसी को क्या बोलते थे? हुलिया दगा, ये दाग सिस्टम बोलते थे बच्चों। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ये दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन ने शुरू करवाया था क्या? हुलिया दगा सिस्टम को। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि मुगल काल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी मुगल काल में भी अपने शासन काल में एक मुगल बादशाह था जो कि इसे अपनाया था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी भी मुगल बादशाह, जो कि मुगल काल में हम पढ़ेंगे तो शेर शाह सूरी भी ये हुलिया दगा सिस्टम को अपने शासन काल में अपनाया था। लेकिन इस हुलिया दगा सिस्टम को शुरू कौन करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह हुलिया दगा सिस्टम को मुगल काल में भी एक मुगल बादशाह अपनाया था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया? तो इसके अलावा ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो कॉमोडिटी प्राइस को फिक्स मतलब किया बच्चों। मतलब कॉमोडिटी प्राइस का मतलब कि मार्केट में एमआरपी फिक्स किया बच्चों, मतलब प्रत्येक वस्तु का दाम फिक्स किया बच्चों। और दुकानदारों को ये निर्देश भी दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से ज्यादा में नहीं बेचेगा सामान, कम में आप बेच सकते हो। मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसने फिक्स कर दिया था कि आप इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते हो, कम में बेच सकते हो। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सब इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये मैं पढ़ाऊंगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, मार्केट कंट्रोल हो गया, ये भी अपने शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था? अपनाया था बच्चों, मतलब ये इसको अप्लाई किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और इसने क्या किया था? तो करप्शन को खत्म करने के लिए एक पोस्ट भी बनाया था, जिसका नाम ध्यान रखना आपको। करप्शन को ये खत्म करने के लिए एक पोस्ट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम था दीवानी ई मुश्त खराज। तो ये दीवान ई मुश्त खराज नाम का एक पोस्ट बनाया था, जो कि करप्शन को खत्म करने के लिए बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही।
किस नाम का पोस्ट? दीवानी मुस्त खराज नाम का पोस्ट। ठीक है बच्चों। और फाइनली बच्चों ध्यान रखना 1316 ईस्वी में इसका कार्यकाल खत्म होता है दिल्ली सल्तनत में और ये मर जाता है 1316 ईस्वी में। कौन? अलाउद्दीन खिलजी डाइड। अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है कब? 1316 ईस्वी में। और इसका जो टॉम है, मकबरा है, कब्र है, वो कहाँ है? कुतुब मीनार के परिसर में ही है। कुतुब मीनार के परिसर में ही मौजूद है बच्चों, कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है बच्चों। तो कुतुब मीनार के परिसर में ही इसका टॉम मौजूद है, इसका कब्र मौजूद है, मकबरा मौजूद है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी डाइड हो जाता है, मतलब मर जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद बच्चों दिल्ली का जो अगला सुल्तान बनता है बच्चों, इसी का आयोग, योग नहीं आयोग, मतलब अकुशल पुत्र, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कई पुत्र थे, लेकिन उसमें से जो ये दिल्ली का अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद, उसी का एक आयोग पुत्र बना बच्चों, जिसका नाम था मुबारक शाह बच्चों, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी बच्चों ये दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था बच्चों। इसका पीरियड कहां से कहां तक? 1316 से लेके 1320 ईस्वी तक बच्चों। ठीक है। और इतिहासकार ये बोलते हैं बच्चों कि जीवन में अंतिम समय में इसे क्या हो गया था? एक कोढ़ नामक बीमारी हो गया था बच्चों, और ये कोढ़ से इतना ज्यादा तड़पने लगा था बच्चों कि इसने खुद मलिक कफूर, कौन था ये मलिक कफूर? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। तो मलिक कफूर को ही आदेश दिया कि मतलब ये मेरी हत्या मतलब कर दो, क्योंकि वो कोढ़ नामक जो बीमारी हो गया था उससे वो तड़पने लगा था, और खुद को मलिक कफूर को आदेश दिया कि वो अपनी हत्या करवाना चाहता है। तो मलिक कफूर द्वारा उसे मार दिया जाता है। किसको? मुबारक शाह खिलजी को ही बच्चों। ठीक है बच्चों। और आपसे सवाल यहाँ से दो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चों, किससे रिलेटेड? मुबारक शाह खिलजी से रिलेटेड दो सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो खुद को खलीफा घोषित किया था? क्या घोषित किया था? खलीफा। खलीफा क्या होता है बच्चों? मैं ये बता चुका था मेडाइवल हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में, जब मैं इस्लाम धर्म के बारे में बता रहा था आपको बच्चों, कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर को ही बोला जाता था खलीफा। और हम सब जानते हैं बच्चों कि इस्लाम धर्म के सबसे बड़े गुरु कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ये सब मैं बता दिया था ना। तो उन्हीं के, हजरत मोहम्मद साहब के ही सक्सेसर हुआ करता था, जिसे हम लोग बोलते थे खलीफा। और ये जो खलीफा का पद था बच्चों बगदाद में हुआ करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो खुद को खलीफा घोषित किया था? तो आंसर है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। और दूसरा सवाल क्या बनता है इसी से रिलेटेड, कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो महिलाओं का वस्त्र पहनकर या निर्वस्त्र ही दरबार में आ जाया करता था? तो वो भी कौन था? मुबारक शाह खिलजी ही। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मुबारक शाह खिलजी से रिलेटेड बनता है। पहला ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो खलीफा का ये खुद को खलीफा घोषित करवाया था? तो वो मुबारक शाह खिलजी। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो महिलाओं का वस्त्र या निर्वस्त्र होकर ही दरबार में आ जाया करता था? तो आप आंसर दोगे मुबारक शाह खिलजी। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो मुबारक शाह खिलजी जब मर गया तो इसके बाद जो बनता है दिल्ली सल्तनत का जो बनता है सुल्तान, वो बनता है खुसरो शाह। खुसरो शाह बनता है बस 1320 ईस्वी के लिए, मतलब 1320 ईस्वी में ही बनता है। कौन? खुसरो शाह। और कुछ समय के लिए बना बच्चों, जो कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम था बच्चों। खुसरो शाह कौन था? तो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, मतलब मुस्लिम नहीं था, बट इसको कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को मुस्लिम धर्म, मतलब मुस्लिम ये धर्म में। तो एक खुसरो शाह बना आफ्टर मुबारक शाह खिलजी जब मर गया, तो खुसरो शाह बना दिल्ली सल्तनत में अगला सुल्तान। और ध्यान रखना बच्चों कि एक खुसरो शाह को ही सिंहासन से हटाया किसने? तो दिल्ली सल्तनत का एक वजीर हुआ करता था, जो कि खुसरो शाह को सिंहासन से हटाया बच्चों, जिसका नाम, उस वजीर का नाम क्या था बच्चों? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक एक दिल्ली सल्तनत का वजीर हुआ करता था, जो कि खुसरो शाह को उसके सिंहासन से हटवाकर एक नए वंश की स्थापना की बच्चों दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? तुगलक डायनेस्टी के नाम से बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों कि ये जो गाजी मलिक है वो दिल्ली सल्तनत का एक वजीर हुआ करता था,
वजीर समझते हो किसको बोला जाता था दिल्ली सल्तनत? गवर्नर को वजीर नाम से बोला जाता था। तो एक दिल्ली सल्तनत का वजीर था गाजी मलिक, जो कि खुसरो शाह को सिंहासन से हटा देता है और दिल्ली सल्तनत में अगला वंश का स्थापना करता है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। और ध्यान रखना बच्चों, यही गाजी मलिक दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, समझ में आ रहा है? बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो यही गाजी मलिक जो कि दिल्ली सल्तनत में अगला वंश का स्थापना करता है जिसे तुगलक डायनेस्टी बोलते हैं, वही आगे जाके दिल्ली का सुल्तान बनता है बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो यहीं पे खत्म होता है बच्चों खिलजी डायनेस्टी। पूरा खत्म कर दिया मैंने। खिलजी डायनेस्टी खत्म होता है बच्चों यहीं पे। और अगले लेक्चर में मैं तुगलक डायनेस्टी से शुरुआत करूंगा। तो खिलजी डायनेस्टी 1320 ईस्वी तक मैंने पढ़ लिया, जिसका टाइम पीरियड 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक हुआ करता था, जो मैं आप लोग को कंप्लीट करवा दिया। अब अगला जो लेक्चर होगा वो तुगलक डायनेस्टी से होगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बहुत ज्यादा आपको नॉलेज दे रहा हूं बच्चों, और ऐसा मत समझिएगा कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा है बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, मैं एक चीज बता रहा हूं कि इतना भी अगर आप याद कर लेते हो नोट्स बना के, जितना मैं पढ़ा रहा हूं फैक्ट बता रहा हूं, तो आपको 4 धाम जाने की जरूरत नहीं बच्चों, आप यहीं पे गंगा नहा लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉलिटी का लेक्चर आने वाला है, अगला जो भी राउंड आएगा लेक्चर वो पॉलिटी का आएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।